हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारा लास्ट का टॉपिक चल रहा था फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली थी, इस पर डिस्कस हो गया था, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली बातें हमने क्लियर कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, उस थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से सुप्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम। तो थैलेकोइड जो होता है वो इकाई झिल्ली युक्त संरचना होती है हरित लवक के अंदर। एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है। इस एकल झिल्ली युक्त संरचना के अंदर 5 प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो, एक तो होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, एक फोटोसिस्टम सेकंड, एक LHC, एक CF पार्टिकल्स, एक साइटोक्रोम B6F, और इनको आप एक साथ यदि आप बोलो तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये अलग से हो गए, वैसे 5 आपके सुप्रा मॉलिक्यूल्स ये हो गए। ठीक है, अगर आप इसको देखो, फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या है, फोटोसिस्टम सेकंड क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये कितने फोटोन की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वाली जो जो किरण है उसको ये अब्जॉर्ब करता है, तो ये P700 लिख रखा है इसके पास। 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करने में ये सरलता दिखाता है। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है वो 600 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है उसको अब्जॉर्ब करने में मतलब सरलता दिखाता है। अगर यहां पर अगर हम आगे बात करें तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों ही लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चालू रहते हैं, क्योंकि एक रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। एक्चुअल में सिंगल रूप से इसको बताया जाता है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट ऐसे चलता है, फोटोसिस्टम सेकंड ऐसे चलता है, लेकिन ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में जब इसका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस चालू रहती है उस टाइम पर। अगर हम यहां पर देखें तो ये रेड लाइट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है। अगर एक प्लांट को फोटोसिस्टम फर्स्ट दिया गया तो उस प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। अगर अकेला इसको फोटोसिस्टम सेकंड दिया गया तो भी उसकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं आएगा। लेकिन फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों यदि उस प्लांट को दे दिए गए तो उसकी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काम करती है। तो फोटोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और फोटोसिस्टम कोई भी हो उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, चाहे फोटोसिस्टम फर्स्ट हो चाहे फोटोसिस्टम सेकंड हो, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, ये जो है इनको आप LHC कह सकते हो, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये वे हैं जो सनलाइट से आई हुई एनर्जी को इकट्ठा करके रिएक्शन सेंटर की तरफ डाल देते हैं। ये सारे रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही रिएक्शन सेंटर की तरफ जो एनर्जी चली जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्प्लिट हो जाते हैं और अपनी एक्साइटेड लेवल में आ जाते हैं। एक्साइटेड लेवल में आने के बाद स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट में 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ आएगी तब ये सारे चार्ज हो जाएंगे, और फोटोसिस्टम सेकंड में 600 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ जब आ जाती है तो ये सारे चार्ज हो जाते हैं। हमेशा आपको याद रखना, फोटोसिस्टम चाहे फर्स्ट हो, फोटोसिस्टम चाहे सेकंड हो, कोई भी फोटोसिस्टम हो, उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है।
और बाकी ये क्लोरोफिल के अणु ही होते हैं ये सारे, जो इसके बाहर इकट्ठा रहते हैं, जिनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। ये प्रकाश की एनर्जी को लेकर इकट्ठा करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, फोटोसिस्टम सेकंड हो गया, फोटोसिस्टम फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सीएफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर सीएफ पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। सीएफ पार्टिकल्स ये इस प्रकार से होते हैं सीएफ पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी काम आते हैं। इनके इस पार्ट पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, जो हेड पार्ट पर जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी का निर्माण करता है। ये बात आपको याद रखनी है। साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोक्वेनिन, प्लास्टोसाइनिन, ये सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो इलेक्ट्रॉन को एक चेन के रूप में आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये सारी बात आपको यहाँ पर जाननी है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसकी बात कर रहे हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, आपको एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो लाइट रिएक्शन होती है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी बच्चों, कि जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन जो होती है उसके अंदर एसिमुलेटरी पावर बनता है, और एसिमुलेटरी पावर में एटीपी बनना बहुत जरूरी है, और NADPH ये बनना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दो प्रोसेस चलती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है ये बात आप यहाँ पर देखेंगे। देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ये आपको ये इमेज दिखा रखी है, इसमें आप यहाँ पे देखो ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट निकली और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है P700, यानी कितने फोटोन 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली किरणों को ये अब्जॉर्ब कर रहा है। इसके पास में ये जो सारे हैं इनको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहोगे। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये सारे सनलाइट को एक्यूमुलेट करते हैं, एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, और ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है P700 जहां पर इकट्ठा है, उसको सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर है। ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे ही रिएक्शन सेंटर में एनर्जी ट्रांसफर होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में आ जाते हैं, और एक्साइटेड लेवल में आते ही वो स्प्लिट कर जाते हैं, यहाँ बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर निकल। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए फेरिडोक्सिन के पास चले जाते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन के पास जा रहे हैं, ये फेरिडोक्सिन हो गया, और फेरिडोक्सिन से ये प्लास्टोक्वेनिन के पास चले जाते हैं, ये प्लास्टोक्वेनिन के पास चले गए। अब यहाँ पर एक केमियोस्मोसिस प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपनी एनर्जी दे देते हैं, और इससे एटीपी का निर्माण हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है केमियोस्मोसिस, जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दे देते हैं, और जैसे ही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये एनर्जी मिल जाती है तो वो इस एनर्जी को हार्वेस्ट करके एटीपी का मॉलिक्यूल बना के तैयार कर लेती है। जैसे एटीपी का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है, अभी भी इसके पास, इन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी बाकी है, फिर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं। जैसे इनके पास चले जाते हैं, इनकी एनर्जी को वापस से हार्वेस्ट किया जाता है, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का आप आपस में जुड़कर एटीपी का निर्माण करते हैं। ये एटीपी बनकर
अब 2 बार इसने एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी थी इसके पास। जैसे इसके पास एनर्जी दे दी गई है तो अब इसके पास जैसे हवा में उड़ने की एनर्जी नहीं है, अब ये डाउन ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा और वापस से ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ये प्लास्टोसाइनिन है। ऐसे जाते जाते इसकी जगह अभी भी खाली है, क्योंकि जहां से निकला है वहां पे इसकी जगह खाली है, तो ये वापस उसी जगह में आके फिल हो जाएगा, वापस एनर्जी लेगा, वापस स्प्लिट हो जाएगा। तो एक प्रकार से अगर आप देख रहे हो तो एक साइक्लिक रिएक्शन बन रही है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 जगह आपके एटीपी का निर्माण हो रहा है। एटीपी एक तो ये बन रही है और एक एटीपी ये बन रही है। 2 जगह एटीपी का निर्माण हो रहा है और हमें चाहिए क्या, एटीपी हमें बननी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर NADPH2 का निर्माण नहीं हो रहा है। NADPH2 जो है वो आपकी बनेगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में बनेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन का यूलोट भी नहीं है, नो ऑक्सीजन रिलीज। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है यहाँ पर NADPH2 भी नहीं बनता है, जिसको आप रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हो। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये 2 चीजें हैं आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई, मैं एक बार वापस से आपको समझा देता हूं। हुआ क्या कि सनलाइट है, सनलाइट आई और जो P700 है उसके पास गई, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही गई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में आ गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चली गई एनर्जी, और उसके बाद में ये एनर्जी रेडॉक्सिन से होते नीचे आ रही है। रेडॉक्सिन से होते हुए ये प्लास्टोक्वेनिन के पास आती है, उसके बाद में ये साइटोक्रोम के पास आती है, प्लास्टोसाइनिन के पास आती है, उसके बाद में वापस से। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 जगह एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़कर एटीपी बन रहा है, और एक आपका साइटोक्रोम के पास एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक, जहाँ से ये निकले थे ग्राउंड स्टेट में ही ये वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इसको देखो तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर ली, अब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगली क्लास में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कोई अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो। थैंक यू सो मच।